पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की बेहोश पाई जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। हॉस्टल वाले उसको प्रभात हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर्स को एग्जामिन करके पुलिस को रिपोर्ट देते हैं, जिसमें स्लीपिंग टैबलेट्स का ओवरडोज सामने आता है। उस रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस के हाई रैंक ऑफिशियल्स मीडिया में अनाउंसमेंट कर देते हैं, बट उसके ठीक 4 दिन बाद उनको अपना बयान चेंज करना पड़ता है। क्यों? सो गाइस, आज का जो केस है वो बहुत ही रीसेंट है एंड अंडर ट्रायल है। वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे केसेस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊँ जिनका वर्डिक्ट आ चुका है या वो केस क्लोज हो चुके हैं, बट दिस केस गॉट माई अटेंशन बिकॉज इस केस में जो फॉल प्ले हुआ है एंड जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत ही शॉकिंग है। ये केस में मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि कन्फर्म्ड हुई है, एंड जो चीज़ें कंफर्म नहीं है या जो थ्योरीज हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि आप लोग स्पेकुलेशंस लगा सकें कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पटना के करीब एक छोटी सी सिटी है जहानाबाद नाम की। एक 15-16 साल की लड़की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए पटना आती है, बिकॉज जहानाबाद में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से वो अच्छी डॉक्टर बन सके। पटना पहुंचकर वो नीट की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है, एंड उस कोचिंग सेंटर के पास में एक हॉस्टल होता है जिसका नाम होता है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। ये हॉस्टल पटना के चित्रकूट नगर में होता है, एंड वो वहाँ रहना स्टार्ट करती है एंड वहीं रहकर नीट की तैयारी करने लगती है। न्यू ईयर का टाइम होता है, तो जैसे कि हर जगह पे हॉलीडेज़ होती हैं, उसके कोचिंग सेंटर में भी हॉलीडेज़ होती हैं। तो वो 25 दिसंबर को वापस अपने घर जहानाबाद चली जाती है एंड 10 दिन वहीं पे रहती है। 5 जनवरी को वो ट्रेन से वापस पटना पहुंचती है, एंड हॉस्टल पहुंचने के बाद वो अपने पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स से बात भी करती है फ़ोन पे, एंड देन खाना खाकर सो जाती है बिकॉज ट्रैवलिंग से वो काफ़ी टायर्ड होती है। 6 जैन की सुबह उसकी फ्रेंड उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है। वो बहुत आवाज़ें लगाती है बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो वो सोचती है कि शायद टायर्ड होगी जर्नी के कारण, तो वो वापस चली जाती है। लंच के टाइम भी जब वो लड़की लंच करने भी नहीं आती है तो उसकी फ्रेंड्स को टेंशन होने लगती है, एंड वो हॉस्टल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं। हॉस्टल अथॉरिटी के भी बहुत आवाज़ लगाने के बावजूद जब वो गेट नहीं खोलती है तो हॉस्टल अथॉरिटी वाले जैसे तैसे गेट को खोलते हैं एंड देखते हैं कि वो अंदर बेहोश पड़ी हुई है। उनमें से एक बंदा अर्जेंट में पुलिस को फ़ोन करता है एंड इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि तुरंत इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, एंड ये लोग उसको 2.5 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पहले तो हॉस्पिटल वाले उस लड़की की हालत देखकर उसको एडमिट ही करने से मना कर देते हैं, बिकॉज उनको ये पता होता है कि उनके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है जो इस लड़की को ट्रीट करने में चाहिए होगी। बट जब ऊपर से दबाव डाला जाता है तो उनको इसको एडमिट करना पड़ता है। 9 जैन को उस लड़की की हालत और ज़्यादा सीरियस हो जाती है, एंड अब प्रभात हॉस्पिटल वाले उस लड़की को मेदांता हॉस्पिटल रिकमेंड करते हैं एंड उसे वहाँ शिफ्ट कराया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली 11 जैन को उस लड़की की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के तुरंत बाद लड़की के माँ बाप एक FIR लिखवाते हैं जिसमें वो क्लेम करते हैं कि उनकी लड़की के साथ में रेप हुआ है, एज उनको उनकी लड़की की बॉडी पर चोटें एंड खरोचें साफ दिख रही थी। उसके नेक्स्ट डे 12 जैन को ASP अभिनव कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एंड उसमें बताते हैं कि ये एक सुसाइड केस है, लड़की ने नींद की गोलियां खा के सुसाइड किया है। वो बताते हैं कि प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि उस लड़की की बॉडी पर कोई टॉर्चर एंड रेप के साइंस नहीं मिले हैं, एंड इस केस को सुसाइड बताकर जल्दी जल्दी क्लोज करने की कोशिश की जाती है। 14 जैन को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जो कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पब्लिश करते हैं। उस रिपोर्ट में क्लियर लिखा होता है कि उस लड़की के साथ में ब्रूटल रेप किया गया है, एंड उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट एंड सूजन के निशान भी मिलते हैं, एंड उसकी बैक पर भी नोचने खरोचने के निशान थे
जो यूजुअली तभी बनते हैं जब कोई विक्टिम रेपिस्ट की ग्रिप से छूटने की कोशिश कर रहा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। अब मीडिया एंड लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट पर शक होने लगता है बिकॉज इतने हाई रैंक का ऑफिशियल दैट इज एएसपी मीडिया में आके इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। आमतौर पर होता ऐसा है कि पुलिस वाले कोई भी स्टेटमेंट देने से कतराते हैं जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है, बट यहाँ उन लोगों ने पूरा ही उल्टा किया। रिपोर्ट आने के कुछ दिन बाद पटना के एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीडिया में एक इंटरव्यू देते हैं एंड इस बार भी वो वही चीज़ बोलते हैं कि ये सुसाइड का केस है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी आई है। जब रिपोर्टर क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है एंड पूछता है कि आप अभी भी ये बोल रहे हैं कि ये सुसाइड है जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि रेप है, तो इस क्वेश्चन का एसएसपी सर के पास में कोई आंसर ही नहीं होता है। इसके बाद ऊपर से बहुत प्रेशर आने लगता है एंड एक एसआईटी की टीम बनाई जाती है एंड केस पुलिस से एसआईटी को ट्रांसफ़र किया जाता है। बट द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज़ इस टीम के मेंबर्स में एएसपी एंड एसएसपी भी होते हैं। उस टीम को यहाँ पटना में इन्वेस्टिगेशन करनी थी, बट वो उसके ऑपोजिट जाके जहानाबाद में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं एंड उसके लड़की के पेरेंट्स से पूछताछ करने लगते हैं। इवन उसके मामा के बेटे से भी पूछताछ की जाती है बिकॉज पुलिस वालों को पता चलता है कि वो लड़की से रेगुलर टच में था। ये लोग इतना ज़्यादा कर देते हैं कि लड़की के फादर को मीडिया में आकर बोलना पड़ता है कि क्या मेरी बेटी अपने भाइयों से बात नहीं कर सकती है। एसआईटी पटना में भी कुछ लोगों को सस्पेक्ट लिस्ट में रखती है, बट जब ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो एसआईटी का जो हेड होता है वो अनाउंस कर देता है कि हम 26 जनवरी को केस को सॉल्व कर देंगे। बट एज वी ऑल नो ऐसा कभी होता नहीं है। एंड ये सब जब चल रहा था उसी वक्त पोस्टमार्टम की रीवैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाती है जिसमें एक नया सच सामने आता है कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पे सीमन के ट्रेसेस मिले हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद अब एसआईटी में खलबली मच जाती है एंड एसआईटी इन टोटल 11 जनों का डीएनए टेस्ट सैंपल लेती है, जिसमें से लड़की के पेरेंट्स, उसका भाई एंड 2 मामा होते हैं। तो इन टोटल 5 फैमिली मेम्बर्स का डीएनए टेस्ट लिया जाता है एंड इनके सैंपल्स इसीलिए लिए जाते हैं ताकि एक डीएनए चेन बनाई जा सके एंड कोर्ट बाद में ये न बोल सके कि इनके सैंपल्स क्यों नहीं लिए गए थे उस टाइम पे। बाकी के जो 6 जने होते हैं उनमें से एक जना तो शंभू कॉलेज के आसपास दिखता है सीसीटीवी फुटेज में घूमता हुआ। जो सेकंड जना होता है उसका हॉस्टल के अंदर एंट्री का जो टाइम होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है इंसिडेंट टाइम के। जो थर्ड पर्सन होता है वो हॉस्टल अथॉरिटी के बहुत क्लोज होता है, इतना क्लोज कि उसकी कोई एंट्री नहीं होती थी एंड उसको कोई रोक टोक नहीं थी किसी भी रूम में जाने की। बाकी के 2 जने भी ऐसे ही हॉस्टल के आसपास रेकी करते हुए या घूमते हुए पाए गए एंड उसमें से एक जने की हॉस्टल में एंट्री तब की थी जब लड़की हॉस्टल में एंटर हुई थी एंड एग्जिट तब की थी जब लड़की अपने रूम में बेहोश पाई गई थी। एंड जो लास्ट जना है जिसका सैंपल लिया गया वो भी हॉस्टल के आसपास ऐसे ही घूमता था रेगुलरली। डीएनए सैंपल्स लेने के बाद भी एसआईटी टीम के पास 26 जनवरी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था जिससे ये केस सॉल्व होता हुआ दिखे एंड मीडिया एंड पब्लिक का प्रेशर होने के कारण अब ये केस सिर्फ 10 दिनों में एसआईटी से सीआईडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इतना सब सुनने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि दाल में कुछ काला है, बट यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इस केस में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे स्पेकुलेशंस लगाया गया है कि अगर पुलिस चाहती तो ये केस को बहुत इजीली सॉल्व कर देती। आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम जब वो लड़की अपने हॉस्टल में बेहोश मिली थी तो हॉस्टल वालों ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। वो कॉल सीधा चित्रकूट नगर पुलिस स्टेशन में लगा था एंड वहाँ की एसएचओ रोशनी कुमारी को इन्फॉर्म किया गया था। 6 जैन को एसएचओ रोशनी कुमारी को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी
एंड प्रोटोकॉल ये होता है कि जैसे ही क्राइम की इन्फॉर्मेशन मिले सीधा जाके क्राइम सीन को सील किया जाता है ताकि एविडेंस के साथ टैम्परिंग ना हो। बट यहाँ मैडम 3 दिन तक क्राइम सीन पे गई नहीं। 10 जैन को वो अपने पर्सनल ड्राइवर को बोलते हैं कि जाके इस हॉस्टल के बारे में पता करे एंड विजिट करे, एज उनको नहीं पता था कि ये हॉस्टल कहाँ पड़ता है। उनका पर्सनल ड्राइवर, लेट मी रिपीट यू, पर्सनल ड्राइवर, ऑफिशियल नहीं, वो जाता है वहाँ पे हॉस्टल पे। वहाँ पे वो जाके ऐसे पूछताछ करता है जैसे वो सही में पुलिस वाला हो, एंड वहाँ से वो DVR उठा के वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब आप देखिए कि 10 तारीख को वो DVR लेके आता है एंड शायद 10 या 11 तारीख को मैडम पूछताछ शुरू करते हैं। एंड पूछताछ शुरू करते ही वो सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर्स के पास में, वहाँ पे उनका बयान लेते हैं। उस बयान में ये सामने आता है कि डॉक्टर्स क्लियर करते हैं कि कोई रेप का सीन नहीं था इसमें, एंड वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। एंड 11 तारीख तक तो वो ASP साहब को सबमिट भी कर देते हैं वो रिपोर्ट। अब बहुत स्ट्रेंज थिंग होती है, वैसे तो जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग हमेशा रिपोर्ट को रीवेरीफाई करते हैं मीडिया में कुछ बोलने से पहले, बट यहाँ 11 को रिपोर्ट आती है एंड 12 को ASP सर मीडिया में चले जाते हैं एंड वहाँ पे बोलते हैं कि लड़की के रूम से 6 नींद की टैबलेट्स के पैकेट मिले थे, जिसमें टोटल 60 टैबलेट्स होनी चाहिए थी, बट वहाँ पे उनको सिर्फ 30 ही मिली। एंड वो ये अनाउंस भी कर देते हैं कि लड़की ने सुसाइड किया है। यहीं से पुलिस वालों पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि उनको इतनी जल्दी क्या थी इस केस को क्लोज करने की। उन्होंने ना तो रीवेरीफाई किया रिपोर्ट को, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के 1 दिन बाद SHO रोशनी कुमारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ तक तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं जो कंफर्म हुई है विथ डेट्स, एंड अब आते हैं स्पेकुलेशंस, रूमर्स एंड थ्योरीज पर। ये कहा जा रहा है कि ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है एंड इसका जो एरिया है, इस एरिया में बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं, तो यहाँ पर रेगुलरली बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी जाती हैं रात में। जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आसपास मीडिया ने पड़ोसियों से थोड़ी पूछताछ करी तो उनने बताया कि हाँ 5th की नाइट को हमने यहाँ बहुत लग्जरी बड़ी गाड़ियाँ देखी थी। एंड एक और अचंभे की बात यह है कि इस हॉस्टल में एक बैक डोर था जहाँ पे कोई CCTV इंस्टॉल नहीं था, एंड उसके ज़रिए कोई भी जना किसी भी फ्लोर पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता था बिना किसी की नज़र में आए। हॉस्टल के वार्डन मनीष पर भी उंगलियाँ उठ रही हैं, बिकॉज उसकी सैलरी तो सिर्फ 15,000 है, बट उसके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ मिली हैं। एंड अगर ये केस सिर्फ सुसाइड का है तो पुलिस ने उसको अरेस्ट क्यों किया है एंड आज भी वो रिमांड में क्यों है? दरअसल जो मनीष है उसका बहुत बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, एंड ये चीज़ यहाँ से प्रूव भी होती है कि फर्स्टली ये इंसिडेंट होने के बाद में भी काफ़ी दिन तक मनीष को अरेस्ट नहीं किया गया। सेकेंडली, जब ये लड़की बेहोश हुई थी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो इसको प्रभात हॉस्पिटल ले गया जो 2.5 किलोमीटर दूर था, जबकि इस हॉस्पिटल के एरिया में 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर ही बहुत सारे ऐसे बड़े नामी हॉस्पिटल आते हैं जैसे कि नालंदा हॉस्पिटल। तो सवाल ये है कि उसको वहाँ नहीं ले जाके उसको 2.5 किलोमीटर दूर प्रभात हॉस्पिटल क्यों ले गए? एंड वहाँ पे भी हॉस्पिटल वाले उस लड़की को एडमिट करने को रेडी नहीं थे, बिकॉज उनके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी जो उस लड़की को ट्रीट कर सके एंड बचा सके। बट मनीष के ऊपर से दबाव डालने के कारण उसको वहाँ एडमिट किया गया, एंड शायद इसीलिए भी डॉक्टर्स ने ड्रग ओवरडोज बताया इंस्टेड ऑफ रेप। ये सारे इंसिडेंट्स इशारा करते हैं कि कोई तो ऐसा बड़ा नाम इन्वॉल्व है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। रूमर्स तो ये भी है कि इस हॉस्टल से एंड कई और गर्ल्स हॉस्टल से VIPs के लिए लड़कियां सप्लाई होती थी। एंड एक पॉलिटिशियन फूल जोशी ने अपने बयान में ये बताया भी है कि इस पूरे रैकेट में कौन कौन शामिल होता था, जैसे वार्डन, गेटकीपर, क्या क्या उनकी रेट्स थी। तो अगर आपको ये सब इन डेप्थ जानना है तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगेन ये सब सिर्फ रूमर्स है, तो हम लोग इसको इन डेप्थ कवर नहीं करेंगे बिकॉज हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, एंड साथ ही हम क्राइम डॉक्यूमेंट्री चैनल है जो अभी ग्रो कर रहा है, तो हमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग कहीं से फंडेड नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है
तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इतना सब होने के बाद में बिहार पुलिस अपने साइड की स्टोरी बताती है। उनने स्टार्टिंग से जो भी हुआ था इस इंसिडेंट में वो पूरा बताया है इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, तो मैं भी आपको उसी तरीके से पूरा बता रहा हूँ। वो बताते हैं कि ये लड़की एक माइनर थी जो कि सिर्फ 17 साल की थी। ये 2023 में पहली बार पटना आती है। जब ये पटना आती है तब इसने अपने 10th के एग्ज़ाम क्लियर किए थे एंड डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी करने के लिए ये पटना में आई थी एंड यहाँ पे आके ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। इस गर्ल्स हॉस्टल में एक टिफ़िन सिस्टम था, यानी सबको अपने टिफ़िन रूम के बाहर मिलते थे फॉर लंच एंड ब्रेकफास्ट। पुलिस को ये भी पता चला कि इस लड़की जो नीट की तैयारी कर रही थी उसके टेस्ट सीरीज चल रही थी। उसमें होता ऐसा है कि हर वीक एक टेस्ट होता है एंड 50 टेस्ट की ये सीरीज़ होती है, बट इसमें वो 48 टेस्ट में अपीयर ही नहीं हुई है, सिर्फ 2 में वो अपीयर हुई थी। और क्यों नहीं हुई थी, अब इस चीज़ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। उसके जो फादर हैं वो स्कूल में सर्वेंट होते हैं एंड उसका जो बड़ा भाई होता है वो कुछ करता नहीं होता है। क्रिसमस का टाइम था तो 26 तारीख को उसके मॉम, डैड एंड उसका भाई तीनों एक स्कॉर्पियो का रेंट करते हैं एंड उसको पिक करने के लिए पटना आते हैं। उसको पिक करके ये लोग वापस जहानाबाद आ जाते हैं। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो उनके घर के पास में एक मेडिकल स्टोर होता है एंड सिंस इसके जो डैड होते हैं उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती है, मतलब रात को नींद नहीं आती है, तो वो टैबलेट्स लेते हैं नींद की, तो इसीलिए ये स्टोर पे जाती है टैबलेट्स ख़रीदने के लिए। ये अप्रॉक्स 6 पत्ते लेती है जिसमें एक पत्ते में 10 टैबलेट्स होती हैं एंड ये उसके लिए 370 रुपीज़ पेटीएम भी करती है एंड देन ये वापस अपने घर चली जाती है। 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये अपने घर पे ही रहती है। 5 जनवरी को ये ट्रेन पकड़ के वापस से पटना आती है। जब ये स्टेशन पे उतरती है तो इसको इसकी हॉस्टल की फ्रेंड मिलती है जो सेम हॉस्टल में रहती होती है। वो अपने किसी रिलेटिव को स्टेशन पर छोड़ने आई होती है, तो ये दोनों साथ में एक ऑटो करते हैं और ऑटो करके वापस हॉस्टल आ जाते हैं। ये एग्जैक्ट 3:37 PM पे हॉस्टल पहुंचती है एंड पुलिस को ये एग्जैक्ट टाइम इसलिए पता है बिकॉज वो हॉस्टल के गेट पे एंट्री करती है टाइम के साथ में। एंड जब ये पहुंचती है तो फिर ये उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करती है फ़ोन पे एंड 3:37 से लेकर रात तक ये सिर्फ 2 बार अपने कमरे से निकलती है, वो भी सिर्फ पानी पीने के लिए। नेक्स्ट डे यानी 6 जैन को सुबह उसका टिफ़िन आता है ब्रेकफास्ट का, उसके रूम के बाहर रख देते हैं वो लोग। बट जब वो वापस से दिन का टिफ़िन रखने आते हैं तो वो देखते हैं कि सुबह वाला टिफ़िन भी अनटच्ड पड़ा हुआ है। तो वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, तो वो हॉस्टल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं इस बारे में एंड देन जो आसपास के रूम्स में और उसकी फ्रेंड्स रहती होती हैं तो वो भी थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाती है कि ये अब तक क्यों नहीं उठी है या कोई हरकत भी नहीं है इसके रूम से। तो ये लोग सब मिलके आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं उसको कि अंदर से कोई रिस्पॉन्स आए, बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था। हॉस्टल वाले जैसे तैसे गेट खोलते हैं एंड देखते हैं कि वो बेहोश पड़ी हुई है एंड वो उसे अर्जेंट में पास में एक हॉस्पिटल होता है शहजानंद हॉस्पिटल, वहाँ ले जाते हैं। हॉस्पिटल तो क्या, वो एक क्लिनिक जैसा ही होता है। हॉस्टल वालों के पास में ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स होता है, उसमें पेरेंट्स के नंबर भी होते हैं, तो वो इसके फादर को कॉल करते हैं, बट पता नहीं क्यों इसके फादर कॉल ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्लिनिक में इलाज चल रहा होता है उसका और वो लोगों को आगे सलाह लेनी होती है कि हम क्या करें, तो उसके लिए उनका कांटेक्ट करना ज़रूरी होता है फादर से। तो वो लोग क्या करते हैं, एक उनके वहाँ पे एक्स हॉस्टलर होती है जो भी उसी एरिया में रहती होती है जिसमें ये रहती होती है, तो वो उसके फादर को कॉल करते हैं एंड उनको सारी सिचुएशन समझाते हैं। उसके फादर इसके फादर के पास जाते हैं एंड उनको बताते हैं कि ये सब हो गया है। उसी दिन शाम को 7:30 बजे उसके पेरेंट्स पटना पहुंचते हैं। वो शहजानंद हॉस्पिटल जाते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि ऐसी कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए, तो हॉस्टल वाले उसको रिकमेंड करते हैं कि इसको प्रभात हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। एंड वहाँ जब शिफ्ट करते हैं तो प्रभात हॉस्पिटल वाले एक MCI बनाते हैं जो कि एक मेडिकल रिपोर्ट होती है जो पुलिस को सबमिट करनी होती है, ऐसे कोई केस आते हैं तो ड्रग्स के, तो वो बना के पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं इस केस के बारे में। सिंस जो ये प्रभात हॉस्पिटल होता है ये कदमकुआ थाने के एरिया में पड़ता था, तो कदमकुआ थाने को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है इस केस की। वहाँ से एक इंस्पेक्टर हॉस्पिटल आते हैं
एंड वो ट्राई करते हैं इसके पेरेंट्स से स्टेटमेंट लेने की, बट सिंस माहौल बहुत वैसा होता है, बहुत क्या बोलते हैं, वरीड माहौल होता है, तो उसके पेरेंट्स उस वक्त स्टेटमेंट देने से मना कर देते हैं। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो उनको अपना नंबर छोड़ के जाता है एंड बोलता है कि जब भी आप रेडी हो स्टेटमेंट देने को तो आप मुझे प्लीज़ कॉल कर देना। 7th को वो इंस्पेक्टर हॉस्पिटल जाते ही नहीं है वापस स्टेटमेंट लेने के लिए। 8th को वो जाते हैं, तब जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट देते हैं उनको। 9th को चित्रकूट नगर पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दी जाती है, बिकॉज जो हॉस्टल था वो उनके जुरिडिक्शन में आता था। तो जो SHO रोशनी कुमारी थी उनको 9 तारीख को इन्फॉर्मेशन दी जाती है अकॉर्डिंग टू पुलिस, एंड देन FIR लिखी जाती है। एंड 5 दिन बाद वो उस लड़की को प्रभात हॉस्पिटल से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, दैट इज़ 11th को। एंड 11 को आपको पता ही है, शी डाइड। अब होता ये है कि जो रिपोर्टर था वो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि अगर केस इतना ही सीधा था तो फिर जो 2 लोगों को सस्पेंड किया गया पुलिस से वो क्यों किया गया। तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए वो पुलिस वाले ये बताते हैं कि जो कदमकुआ थाने का इंस्पेक्टर था उसको इसलिए सस्पेंड किया गया बिकॉज उसको जब 6th को इन्फॉर्मेशन मिली इस केस की तो उसने उसी वक्त चित्रकूट नगर थाने में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। एंड रही वो रोशनी कुमारी जी की बात, जो SHO थी चित्रकूट नगर थाने की, उनको इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उसको उन पे ये एलिगेशन लगे कि 3 दिन से उनके जुरिडिक्शन में ऐसा केस हो गया था, बट उनको उस चीज़ की कोई भनक ही नहीं थी पूरे 3 दिन। जब रिपोर्टर ने वापस उनसे पूछा तो फिर ये बताओ कि इस लड़की को हुआ क्या, तो वो ये बोलते हैं कि हमने जब इस लड़की की तहकीकात करी तो इसके मोबाइल में हमें सर्चेस मिले जिसमें साइनाइड से लेके पैरासीटामोल तक के सर्चेस किए हुए थे इसने। एंड उनको उसके रूम से एक डायरी भी मिलती है जिसमें उसने लिखा था कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरा बड़ा भाई भी कुछ नहीं करता है, एंड घर पे कर्जा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है बिकॉज मेडिकल जो पढ़ाई होती है वो कोई चीप नहीं होती है। एंड साथ ही जो इसने मेडिसिन अपने घर के पास की फार्मेसी से ली थी वो भी इसकी सर्च रिजल्ट हिस्ट्री में मिली थी। तो यहाँ से पुलिस कंक्लूड कर रही थी कि इसने सुसाइड किया है। जब पुलिस वाले से वापस पूछा गया कि चलिए ठीक है आप बोल रहे हैं वो सब चीज़ें हम मान लेते हैं, बट ये बताओ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप क्यों आया, सेकेंडली उसके जो खरोचों के घाव थे उसकी बॉडी पे वो कहाँ से आए, थर्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी उसके इनर गारमेंट्स से एक सीमन के ट्रेसेस मिले हैं, वो भी कहाँ से आए। तो ये सब चीज़ों का कोई जवाब ही नहीं था उनके पास में। सो ये पुलिस वालों का वर्जन था जो मैंने आपको सुनाया। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में ये वर्जन सही है या पुलिस वाले सिर्फ अपने आप को कवर अप करने के लिए ये वर्जन बना रहे हैं। एज ऑफ टुडे दैट इज़ 3rd, जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये केस CID को ट्रांसफ़र कर दिया गया है एंड अभी तक कोई सिग्निफिकेंट अपडेट्स नहीं आए हैं। एंड मैं इस केस पे नज़र बनाए रखूँगा। आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या किया जा रहा है इस केस में, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि इस केस को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप लोगों को चाहिए कि इस केस का वर्डिक्ट आने के बाद मैं इस केस पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बनाऊं ताकि पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या था, तो गाइस प्लीज़ डू कमेंट ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इसकी अपडेट चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन माई Instagram टू गेट रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट केस में। टिल देन बी सेफ।